आप सभी को सादर प्रणाम। गुलाब के फूलों की खेती में लगने वाले सभी प्रकार के रोगों को हम प्रारंभिक अवस्था में कुछ पद्धतियों के माध्यम से उन बीमारियों की पहचान कर सकते हैं एवं आसानी से उन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया। मेरे साथ में है राजेश सिसोदिया जी है, आप भी सतीश चौधरी जी है। आप भी काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से गुलाब के फूलों की खेती कर रहे हैं। तो और हमारे साथ पवन चौधरी जी भी हैं, हरिओम सिसोदिया जी हैं। आप भी काफ़ी लंबे समय से गुलाब के फूलों की खेती करते हैं और सभी के अनुभवों के आधार पर हम यह वीडियो बना रहे हैं कि कैसे हम गुलाब के फूल की खेती में लगने वाले सभी रोगों को प्रारंभिक अवस्था में उनकी पहचान कर उन पर आसानी से हम नियंत्रण कर सकते हैं। यह वीडियो गुलाब की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, साथ में अन्य फसलों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं कि गुलाब की खेती में मेरे कई किसान मित्र हैं जो बार बार पूछते हैं कि हम अपने गुलाब की खेती में काफ़ी दवाइयों का छिड़काव करते हैं, फिर भी हमारे फूल की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पाता है। वास्तव में ऐसा इसलिए होता है कि हम सही समय पर सही बीमारी की पहचान नहीं कर पाते हैं, और जब हम सही बीमारी की पहचान नहीं कर पाते हैं तो सही दवाई का भी चयन नहीं कर पाते हैं, और जब हम सही दवाई का चयन नहीं कर पाते तो हमारे गुलाब की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे कि उन पर नियंत्रण करने के लिए हमें काफ़ी खर्च करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं कि गुलाब की खेती में प्रमुख रूप से 4 बीमारी हमें देखने को मिलती है। पहले नंबर पर हमने रखा है थ्रिप्स का प्रकोप, दूसरे नंबर पर है इल्ली का प्रकोप, तंबाकू इल्ली, बारीक वाली इल्ली, और तीसरे नंबर पर मकड़ी का प्रकोप हमें देखने को मिलता है, और चौथे नंबर पर हमने पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे किसान भाई भभूतिया कहते हैं। यह एक प्रकार की फंगस है जो विशेष रूप से ठंड के दिनों में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम इस पाउडरी मिल्ड्यू पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो प्रमुख जो रोग हैं जो तीनों, हम उसी पर चर्चा करेंगे। ठंड के दिनों में हम एक इस टॉपिक पर भभूतिया पे वीडियो बनाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं थ्रिप्स की। थ्रिप्स एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो हमारे एक सूक्ष्म जीव होता है। यह जो रस चूसक कीट है जो हमारे गुलाब के पौधे में फुटाव पर और कलियों पर बैठकर रस चूसने का काम करता है, क्लोरोफिल को खाने का काम करता है। यह जब हमारे पौधे में लग जाता है तो यह हमारे फूल गुलाब का फुटाव है वह काला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। साथ में कलियों पर भी ये ज़्यादा प्रभाव रहता है इसका। इससे हमारी कलियों में कोड़ आ जाती है, कई बार तो कलियों की साइज आधी तक हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं इसको कैसे पहचानें। प्रारंभिक अवस्था में कुछ पद्धति से हम इसको पहचान सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ, चलिए एक जैसे फुटाव ले लेते हैं कि कोई फुटाव जिस प्रकार काला हो रहा है। जब भी इस प्रकार हमें दिखे कि कोई फुटाव हमारे यहाँ काला पड़ रहा है या फिर कलियों में फूल की क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो उसको देखने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार उस फुटाव को या फिर उस कलियों को इस प्रकार झटक कर हमें देखना है। हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे अगर थ्रिप्स होगी हमारे पौधे में तो वह थ्रिप्स इस स्क्रीन पर भागती हुई दिखाई देगी हमको और उड़ती हुई दिखाई देगी। अगर इस प्रकार आपको दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ थ्रिप्स का प्रकोप आपके पौधे में दिखाई दे रहा है। और अब बात कर लेते हैं कि थ्रिप्स का प्रकोप हमें वर्ष में कब ज़्यादा देखने को मिलता है। तो थ्रिप्स का प्रकोप हमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन की जब फसल सूख जाती है उस समय ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसके साथ ही जब गेहूं की फसल जब सूखती है तब भी इसका प्रकोप हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर बात कर लें कि इसका नियंत्रण हमें कैसे करना है, तो नियंत्रण के लिए हम, अगर थ्रिप्स का प्रकोप ज़्यादा है तो हम 10 से 12 दिवस में बाजार में मिलने वाली अनेक जो थ्रिप्स नियंत्रण के लिए दवाइयां हैं उनको बदल बदल कर हम अच्छे से स्प्रे करेंगे। फूल की जो पौधे की हर डाली तक अगर स्प्रे अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर नियंत्रण आसानी से पा सकते हैं। और इसके साथ में ही वर्तमान में 1-2 वर्षों में हम देख रहे हैं कि थ्रिप्स का प्रकोप पूरे वर्ष भर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब अगले रोग की बात कर लेते हैं। इसमें एक तंबाकू इल्ली का रोग हमें ज़्यादा देखने को अभी मिल रहा है। तंबाकू इल्ली एक बारीक इल्ली होती है, इसका सीधा और सीधा अटैक हमारी कलियों पर होता है। तो इसको किसान भाई कैसे पहचाने, क्योंकि जब यह कलियों के अंदर प्रवेश कर जाता है तो कलियां चीटी चीटी हो जाती है, कलियों में से गम जैसा निकलने लगता है और फूल की क्वालिटी बिल्कुल खराब हो जाती है, क्योंकि ये सीधा इसका अटैक बारीक इल्ली का कलियों पर ही रहता है। तो इसकी पहचान किसान भाई कैसे करें, तो इसकी पहचान बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं किसान भाई। जब भी फूल तोड़े और या फिर जब भी अपने खेत पर जाएं
तो अपनी कलियों को देखते रहें कि कलियों पे कहीं सफ़ेद सफ़ेद या पीले बिल्कुल बारीक से अंडे तो नहीं है। हमारे सतीश चौधरी जी आपको कहीं स्क्रीन पर अगर दिख जाए तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बारीक से अंडे आपको कलियों पर दिखाई देंगे। अगर आप उनको नाखून से दबाएंगे तो निश्चित रूप से वह फूटने की आप उनको महसूस भी कर पाएंगे कि वह दबाएंगे तो आप फूट जाएगा अंडा। तो इस प्रकार बारीक रहेगा। अगर प्रारंभिक अवस्था में आप इसको देख लेंगे तो निश्चित रूप से इसको आप निदान आसानी से कर सकते हैं। इसकी बात कर लेते हैं कि यह कब ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यह वर्ष में जब भी हमारा मौसम खराब होता है, जैसे कि ठंड के समय में बदल हो जाते हैं, उस समय इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही जब जैसे अभी गर्मी का मौसम और अभी गर्मी में भी बदल का मौसम आ जाता है तो उस समय भी इसका प्रकोप हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका नियंत्रण के लिए भी हम जब अंडे पर अगर प्रारंभिक अवस्था में देख लेते हैं तो अंडे पर ही अगर हम स्प्रे कर दें तो निश्चित रूप से एक दवाई से काम हो जाता है। अगर अंडे पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, कलियों के अंदर अगर इल्ली प्रवेश कर गई है तो फिर हमें 2 टेक्निकल का उपयोग करना पड़ता है, तब जाकर इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। और इसकी बात कर लें तो इसके लिए किसान भाई एक और प्रयोग कर सकते हैं कि जब भी अमावस हो, अमावस के 1-2 दिन बाद स्प्रे कर दें, क्योंकि अमावस की रात्रि के बाद से अंडे देने का जो कार्य प्रारंभ होता है, और अगर हम अमावस्या के 1-2 दिन बाद अगर स्प्रे कर देंगे तो निश्चित रूप से इल्ली के प्रकोप से हम बच सकते हैं। और तीसरी बीमारी की हम बात कर रहे हैं मकड़ी का प्रकोप। यह मकड़ी का प्रकोप भी बहुत ही खतरनाक रूप से हमारे पौधे में देखने को मिलता है। किसान भाई इसको आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। यह पत्ते के पीछे पाने वाला एक अत्यंत सूक्ष्म रस चूसक कीट है जो हमारे पत्ते का रस चूस जाता है। और ये पत्ते के पीछे इस प्रकार आप अगर जब ये मकड़ी का ही है। हाँ, ये मकड़ी का ही है। जब हम पीछे देखेंगे तब हमें यह दिखाई देगा। तो इसको हम कैसे पहचाने कि हमारे यहाँ मकड़ी का प्रकोप है, क्योंकि ये आसानी से हमें दिखाई देता नहीं है। तो इसको देखने के लिए जब भी हमारे फूल की अगर क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर हो रही है या फिर फूल के पौधे पर आपको हल्की सी भी धूल दिखाई दे, जैसे सड़क किनारे एक पौधे में जब से सड़क की धूल उड़ती है और पौधे पे धूल जैसा हो जाता है, उसी प्रकार अगर गुलाब के पौधे में अगर धूल दिखाई दे रही है तो तुरंत ही आप पत्तों के पीछे देखिए कहीं जीव तो नहीं है। अब वो सफेद कपड़ों पे अगर इस प्रकार रगड़ेंगे तो आपको वह जीव का पीला और लाल कलर का आपको दिखाई देने लग जाएगी शर्ट पे। तो इस प्रकार मकड़ी का प्रकोप आपके यहाँ जब भी अगर ऐसा धूल प्रकार दिखे आपका पौधे पे तो आप निश्चित रूप से उसके नियंत्रण के लिए प्रयास करिए, क्योंकि आपके यहाँ मकड़ी का प्रकोप फिर आ गया है। मकड़ी का प्रकोप कब ज्यादा देखने को मिलता है? मकड़ी का प्रकोप सबसे ज्यादा जब सोयाबीन की जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब मकड़ी का प्रकोप देखने को मिलता है। और इसके साथ ही जिसे भैया ने बताया गेहूं का जब हार्वेस्टिंग का समय होता है तब भी इसका प्रकोप हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गेहूं के जब फसल जब कटती है अवशेष तो उसकी जो धूल के कण होते हैं बस वहीं से वह धूल के कण मकड़ी कहीं ना कहीं से अपने पौधे पर, गुलाब के पौधे पर लेके आ जाती है, उनको भोजन मिल जाता है, तो वहीं से हमारे पौधे पर धूल जमा होना प्रारंभ हो जाती है। मकड़ी का प्रकोप पर नियंत्रण हम कैसे करें? मकड़ी के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि पौधे में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि नमी बनाकर बिल्कुल रखें खेत में। अगर नमी बनाकर नहीं रखेंगे तो आप कितनी भी दवाइयों का छिड़काव करें, मकड़ी का प्रकोप आपके यहाँ से समाप्त नहीं होगा। खेत में बिल्कुल नमी बनाकर रखें। अगर ज़्यादा मकड़ी का प्रकोप आ गया है तो आप 10 से 12 दिवस में लगातार 2 स्प्रे करें। कोशिश करें कि बायो की दवाइयों का भी उपयोग करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट बेहतर रहेगा। साथ में आप नीम तेल का उपयोग भी कर सकते हैं, और नमी अगर बना के रखेंगे तो इस पर नियंत्रण आसानी से हो सकता है। पौधों को धो, हाँ, पौधे को अगर आप पानी से जितना अगर कोशिश करें कि अगर स्प्रिंकलर हो तो चला सकते हैं। अगर हर किसान के पास स्प्रिंकलर होते नहीं है तो इसके लिए किसान अपने पावर पंप से या फिर पंप से अच्छा स्प्रे करे, ताकि हर उस डाली पर अच्छे से स्प्रे हो और मकड़ी के ऊपर मकड़ी का पानी से बिल्कुल बेर है। अगर पानी से अच्छा स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से मकड़ी धुल जाएगी। इसके साथ में किसान भाई कई बार सोचते हैं कि हमारे यहाँ मकड़ी के जाले हो जाते हैं तो वो समझते हैं हमारे यहाँ मकड़ी का प्रकोप आ गया है, पर वास्तव में जाले जो होते हैं वो हमारे फसल के लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं होते हैं। जो जाले वाली जो मकड़ी होती है वो हमारे किसानों के लिए फायदेमंद होती है। वह जाले जब भी हमें दिखे तो उससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन जालों में कहीं ना कहीं मच्छर थ्रिप्स फंस जाते हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होते हैं। मकड़ी जो बारीक जो जीव होता है वही हमारे पौधे के लिए हानिकारक होता है।
तो उम्मीद करते हैं यह तीनों रोग पर हमने पद्धतियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कैसे इन रोगों को हम आसानी से पहचान सकते हैं, और प्रारंभिक अवस्था में अगर हम इनका पहचान लेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान कम होगा और हमारे फूल की क्वालिटी और गुणवत्ता भी अच्छी बनी रह सकती है। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप उन किसान भाइयों से ज़रूर साझा करें जो विशेष रूप से गुलाब की खेती करते हैं, क्योंकि गुलाब की खेती में आजकल बहुत ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव होने लगा है, काफ़ी किसानों का खर्चा बढ़ गया है। तो अगर यह वीडियो उन तक पहुंचेगा तो प्रारंभिक अवस्था में बीमारियों की पहचान आसानी से कर पाएंगे और उनका निदान भी कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर उन किसानों से साझा करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब का भी धन्यवाद, राजेश जी का धन्यवाद, हरिओम जी का भी धन्यवाद, पवन भैया का भी धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।